टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटो इंडस्ट्री की कंपनी मानी जाती है। अगर हम लोग इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका चार्ट देख ले या फिर फंडामेंटल्स देख ले कंपनी के, तो दोनों में ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है। टाटा मोटर्स एक टाइम पे जुलाई 2024 में एक टाइम पे 1200 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर हम लोग आज जनवरी 2025 में देखेंगे तो ये स्टॉक लगभग 700 के नीचे ही आ चुका है और कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई से अभी तक में 70% डाउन है। तो क्या हो रहा है टाटा मोटर्स में और आगे का फ्यूचर क्या लग रहा है टाटा मोटर्स का, हम लोग ये सब कुछ जानेंगे टेक्निकल साथ ही साथ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे टेक्निकल और साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस टाटा मोटर्स का। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए कर रहा हूँ। ये कोई भी आपके लिए बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद ही कोई भी बाई या सेल डिसीजन बना देना। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी दबा देना और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना और हो सके तो कमेंट भी कर देना। तो चलिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये देख लेते हैं। तो आपके सामने ये टाटा मोटर्स का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हुआ है। आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से टाटा मोटर्स ने 2014-15 के करीब उसने अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया था, जो कि था 608 के लेवल पे। उसी लेवल को 2016-17 के आसपास ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था बट नहीं ब्रेक कर पाया। और पिछले साल, ठीक है, 2023 में, एक्चुअली पिछले के पिछले साल इसने ये लेवल को अच्छी तरीके से ब्रेक किया। कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छी खासी रैली आई। ठीक है। और जितने तेज़ी से स्टॉक ऊपर गया उतने ही तेज़ी से पिछले 6 महीने में ये स्टॉक नीचे आ गया है। ठीक है। तो वो जैसा जो हम लोग बोलते हैं ना हमेशा कि जितने तेज़ी से स्टॉक ऊपर जाएगा उतने ही तेज़ी से नीचे आएगा। इसलिए मार्केट में करेक्शन आना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है। तो आप देखोगे एकदम मतलब पैराबोलिक मूव है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ए गया है, वैसे ही स्ट्रेट लाइन में वो नीचे आ गया है। तो लिटरली वो ए बन गया, जैसे हम लोग डाउन ट्रेंड में वी बोलते हैं, वी पैटर्न बन गया, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ए पैटर्न बन गया या उल्टा वी पैटर्न बन गया। ठीक है। तो डेफिनेटली इसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आई है। अगर आप देखोगे ये जो इसने कंसोलिडेशन ब्रेक करके नवंबर, अक्टूबर नवंबर 2023 में इसने ब्रेक करा था और इसका जो ऑल टाइम हाई था जुलाई 2024 में था। ठीक है। जो कि लगभग 1200 के लेवल का था, अभी ये 700 के लेवल के भी नीचे आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल है जहाँ पे इसने कंसोलिडेशन अपना ऑल टाइम हाई और काफ़ी बारी रेजिस्टेंस भी टेस्ट करा था। अभी मंथली टाइम फ्रेम पर यहीं पर 50 डे मूविंग एवरेज है। तो ये जो लेवल है 608 के आसपास का लेवल, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। डेफिनेटली अभी भी उस लेवल से हम लोग कुछ 10-12% दूर चल रहे हैं। बट मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि अगर ये लेवल को टाटा मोटर्स टेस्ट करता है तो। बट जिस भी दिन ये टाटा मोटर इस लेवल को टेस्ट करके कहीं ना कहीं हैमर कैंडल या फिर एक एनगल्फिंग कैंडल बना देगा और उसके बाद मतलब वहाँ से मोमेंटम अगर दिखेगा तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और 600 के लेवल के बाद कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स 1000 या 1100 के लेवल पे वापस आ सकता है। ठीक है। ये लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी तक मैं फंडामेंटल इसके अंदर कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। फंडामेंटल्स हम लोग वीडियो के आगे के सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी टाटा मोटर्स का मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी उसी लेवल के आसपास पे 200 डे मूविंग एवरेज है। तो अगेन ये 608 620 के आसपास वाला जो लेवल है, अगर मैं यहाँ पर मैं कर्सर लेके जाऊँ, अगर आपको दिखाऊँ, 200 मूविंग एवरेज है 650 के आसपास के लेवल पर। तो 650 से 600 के बीच का काफ़ी ज़्यादा एक स्वीट स्पॉट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इस लेवल के बीच में मतलब अगर कंसोलिडेट करता है और उस कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है, जो कि है कहीं ना कहीं 850 860 के आसपास का लेवल। तो 650 से 850 जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। बट ऑब्वियसली ये देखना होगा कि वो पैटर्न कैसा बनता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर टाटा मोटर्स गिरा और ऐसे जाकर डब्ल्यू पैटर्न बना दिया सपोर्ट पे, वो एक अच्छा पैटर्न है। या तो फिर डब्ल्यू पैटर्न मान लो नहीं बनाता है, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर नहीं बनाता है, मान लो कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर मान लो ये ऐसे कंसोलिडेशन में रह जाता है और
5-6 हफ्ता या 2-3 महीना कंसोलिडेशन करके फिर एक ब्रेकआउट होता है, तो वो भी एक अच्छी बात होगी, क्योंकि जितना भी कंसोलिडेशन होगा ना, तो जो भी मतलब बायर्स है सेलर्स है वो लोग ने अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट कर ली रहेगी, और उसके बाद बायर्स ने स्ट्रांग निकले और लोग ने वो ब्रेक कर दिया प्राइस, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, ठीक है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अभी तक ना मुझे बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है, ऑब्वियसली मेरे पोर्टफोलियो में तो ये है नहीं, तो इसके लिए मुझे अभी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं, बट जिसके भी पोर्टफोलियो में है तो वो आप खुद अपना एनालिसिस एक बार कर लेना। बट मुझे अभी अब बाय तो नहीं लग रहा है, होल्ड तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब ये अभी उस लेवल पे ही नहीं चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, 70% डाउन है। बट हाँ, अगर जब वीडियो के आगे वाले सेगमेंट में अगर जब हम लोग फंडामेंटल जब डिस्कस करेंगे, अगर फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं तो मुझे ये लेवल पे फिर उसके बाद होल्ड करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे रहेंगे तो। क्योंकि क्या होगा ना, क्योंकि अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर अपने को उसके ऑल टाइम हाई से 70%, 60% या फॉर एग्जांपल 40% भी नीचे मिलती है ना, तो भी वो कहीं ना कहीं एक ग्रैब हो जाएगा, एक डील हो जाती है, बोलते हैं ना सेल, सेल पे चल रहा है वो स्टॉक, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा हो जाएगा। बट फिलहाल तो मैं 608 के लेवल पे ध्यान ज़रूर रखूंगा, ये अगर नीचे ब्रेक हो गया तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा कम्प्लीटली। अभी फिलहाल मैं इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो रडार में नहीं रखूंगा अपने, बट फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं कैसा क्या हम लोग को पिक्चर लग रहा है टाटा मोटर्स का। बाय द वे, जैसा कि गाइज मैंने पहले बताया, अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए हम लोग टाटा मोटर्स का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। अभी अगर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे यहाँ पर तो हम लोग देखेंगे 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात भी करेंगे करंट मार्केट प्राइस तो 697 का है। ऑल टाइम हाई इसका 1180 था, जैसा कि मैंने कहा लगभग 1200 के आसपास, और इसका जो ऑल टाइम लो था वो 683 का था, ठीक है। स्टॉक का पीई 8 के हिसाब से चल रहा है, इंडस्ट्री का पीई 17.5 का चल रहा है। तो पीई अगर इंडस्ट्री और स्टॉक पीई के हिसाब से अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली अंडर वैल्यूड लग रहा है अभी। 275 का बुक वैल्यू है, तो बुक प्राइस टू बुक वैल्यू भी 2.54 का है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस गिरा है तो कहीं ना कहीं बुक वैल्यू के पास आ गया है, तो अभी तो ये अंडर वैल्यूड लग रहा है पीई रेशो और पीबी रेशो दोनों के हिसाब से। डिविडेंड यील्ड 0.43 का है। बाय द वे, डिविडेंड यील्ड के ऊपर कोई वीडियो नहीं है चैनल पर, अगर आपको चाहिए डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड के ऊपर वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके बता देना, मैं वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊँगा। फेस वैल्यू 2 रुपये का है, इसके ऊपर जल्दी वीडियो आ रही है चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर देना तो आपको मिल जाएगी वीडियो। आर ओ ई 49 का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आर ओ सी ई 20 का है, ये भी अच्छा एक नंबर है। आर ओ ई और आर ओ सी ई के ऊपर ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो है, ऊपर आपको आई कार्ड पे मिल जाएगा, या आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप फंडामेंटल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट पे जाओगे तो उधर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग्स 42 की है, जो कि कम है मेरे हिसाब से, ठीक है, बट ऑब्वियसली हम लोग सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग नहीं देखते, जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को ये चीज़ बताई है, सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग नहीं देखना चाहिए, बाकी एफ आई आईज और डी आई एस के पास भी कितना होल्डिंग्स है वो भी देखना चाहिए। प्लेज परसेंटेज 0 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई है, 1.05। जनरली मुझे 0.8 या उसके नीचे की कंपनी जिलों का डेट टू इक्विटी रेशियो रहता है वो पसंद आता है, बट हर एक इंडस्ट्री के हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो चेंज हो सकता है। आप ज़रूर कमेंट करके बताना क्या ये अपने पीयर्स के मुकाबले, यानी कि मारुति सुजुकी, हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो लोग के मुकाबले क्या इसका डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है या कम है, या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हाई है या कम है, आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। चलिए कंपनी के बारे में और कुछ जानते हैं हम लोग। यहाँ पर रीड मोर के सेक्शन पे गए और अगर हम लोग इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आएगा कि टाटा मोटर इज़ अ लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, पार्ट ऑफ इलस्ट्रियस मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप के पास अलग अलग कंपनी, जैसे अदानी एक कॉन्ग्लोमेरेट है, रिलायंस ग्रुप एक कॉन्ग्लोमेरेट है, टाटा ग्रुप एक कॉन्ग्लोमेरेट है, वैसा। तो मतलब वो लोग सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं, वो लोग कि 5, 6, 8, 10 बिजनेसेस है, वैसा, ठीक है। हाँ, जैसे कि इधर का है पार्ट ऑफ द इलस्ट्रियस मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट द टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप का ही पार्ट है ना टाटा मोटर्स, वैसा। तो ये लोग का क्या है, इधर कार्स, ये लोग स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस, डिफेंस व्हीकल्स, ये सब बनाते हैं। किधर किधर लोग ऑपरेट करते हैं, ऑब्वियसली इंडिया में है, यूके में है, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, और ग्लोबल नेटवर्क है ये लोग का सब्सिडरी, ठीक है। और इस इधर लोग के जॉइंट वेंचर्स भी है, जैगुआर लैंड रोवर इन द यूके एंड टाटा डेवो इन साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर कंपनी के लोग ने बता दिया गया। की पॉइंट्स की बात करते हैं तो की पॉइंट्स यानी कि ये लोग का रेवेन्यू का स्प्लिट कैसा है, तो जे एल आर यानी कि जैगुआर लैंड रोवर ये लोग का लगभग
70% का ये लोग का जो भी रेवेन्यू में जितना भी इनकम आता है 70% वो ही कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि जो भी ये लोग के कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, बस जो ट्रक, वो सब ये लोग के कमर्शियल व्हीकल हो गए, ये सब इसका 18% आता है। और पैसेंजर व्हीकल यानी कि जो नॉर्मल इसका जो जो टाटा टियागो, टाटा नैनो, वो सब जो भी जो आप और मेरे जैसे लोग खरीदते हैं और यूज़ करते हैं, वो सब ये लोग के 12% आता है। और व्हीकल्स फाइनेंसिंग ये 0.8% है, तो मतलब ना के बराबर ही है उसका अर्निंग। बट ये तीन मेजर सेगमेंट में टाटा मोटर्स अभी काम कर रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा JLR का आता है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बात भी हो जाती है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि ये कैसी है, ये सब लग्जरी प्रीमियम कार है। तो ये कार में ऑब्वियसली ये लोग को मार्जिन ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इसके लिए वो लोग को इसके अंदर पैसा आ रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर पैसेंजर व्हीकल में अगर ये लोग का थोड़ा शेयर ज़्यादा होता, जैसे मान लो ये 50% होता, ये 30% होता, और जो टाटा कमर्शियल का है वो 18-20 ही होता, तो भी एक बार ठीक होता। क्योंकि 18% में ना बहुत सारे मतलब आपका जो ये है ना टैम, जैसे टोटल एड्रेसेबल मार्केट होता है, तो आपका टैम बढ़ जाता है। यहाँ पर देखो, क्योंकि 50 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए आपको हार्डली 10-20 लोग मिलेंगे 100 में से। बट 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए आपको वो बचे हुए 80 में से 50-60 लोग तो वो 10 लाख की गाड़ी खरीद ही लेंगे। समझ रहे हो, वैसा एक कहीं ना कहीं वो एक चीज़ हो जाती है। तो वो मुझे फ़िलहाल मतलब ये तो पहले से पता था हम लोग को, बट कि JLR में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है JLR का टाटा मोटर्स के रेवेन्यू पर या फंडामेंटल्स पर। बट कहीं ना कहीं वो टाटा को कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जहाँ पर लोग कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल का भी जो परसेंटेज है वो बढ़े। ठीक है, जिससे इन फ्यूचर ये लोग को ये सब तकलीफ ना आए। क्योंकि JLR की सेल्स ठप हो गई, जो कि अभी हो रही है, तो कहीं ना कहीं फिर टाटा को ज़्यादा तकलीफ आएगी। तो यहाँ पर ये लोग ने बताया कि JLR को ये लोग ने फोर्ड से 2008 में खरीदा था, और फिर उसके बाद 2013 में मर्ज कर दिया एज ए यूनिफाइड कंपनी। ठीक है। यहाँ पर ये लोग क्या बता रहे हैं, 70% ऑफ विच आर रेंज रोवर और डिफेंडर, वो सब जो भी ये लोग के कार के मॉडल है, रेंज रोवर स्पोर्ट्स, वो सब ये सब ये लोग के 77% आते हैं JLR में से भी। ठीक है। अभी यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं, Q3 FY24 एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज कैपेसिटी बाय 30%। तो 30% का लोग कैपेसिटी भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं JLR के इसमें। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें टाटा कमर्शियल व्हीकल्स में, दिस इंक्लूड्स टाटा CV इंडिया, टाटा क्यूमिंस एंड टाटा CV इंटरनेशनल। द कंपनी हैज़ 42% मार्केट शेयर इन FY2023। FY2024 223 प्लस वेरिएंट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इतने अलग अलग वर्जन्स उसके आगे हर एक गाड़ियों के कमर्शियल व्हीकल्स में। पैसेंजर व्हीकल्स में क्या है, टाटा पैसेंजर व्हीकल्स में EV इंडिया, FIAPL, JO रिजल्ट्स एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस, पैसेंजर व्हीकल प्लस EV। ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग का 13%, 13.5% का मार्केट शेयर है H1 FY24 में, यानी कि जो FY24 के पहले 2 क्वार्टर थे। ठीक है। द कंपनी हैज़ 287 डीलर्स फॉर EV इन 190 प्लस सिटीज़। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। और 75% मार्केट शेयर है इन EV मार्केट। द चार्जिंग इंफ्रा ऑल्सो रीच टू 77800। ठीक है, 77,800 का ये लोग का चार्जिंग के वो भी पोर्ट्स भी बन चुके हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं EV में फिर भी ये लोग का थोड़ा सा एक ठीक ठाक सा नंबर यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। कैपेक्स की बात करेंगे तो लगभग 3800 करोड़ का ये लोग ने कैपेक्स डाला है पैसेंजर और EV सेगमेंट के हिसाब से, और 8000 करोड़ का इलेक्ट्रिफिकेशन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो EV सेगमेंट में ये लोग का 8000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, जो कि ये लोग और करने वाले हैं। ठीक है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा और अच्छी बात है। कंपनी इज एक्सपांडिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आफ्टर एक्वायरिंग द फैसिलिटीज फ्रॉम फॉर्ड इन सैनंड। द एनुअल कैपेसिटी इज 300,000 यूनिट्स, यानी कि 30 लाख यूनिट्स है, और इसको ये लोग को स्केल करके 4,20,000 यूनिट्स ये लोग को बनानी है हर साल। ठीक है। तो उस हिसाब से ये लोग अभी काम करने की बात करें, मतलब एक्सपेंशन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर ये लोग ने और भी बताया कि JLR और SUV, JLR के ये लोग लॉन्च की बात करें 2025 में ये लोग के वो लॉन्च हो जाएंगे। तो बैटरी असेंबली और EV के हिसाब से भी ये लोग कहीं ना कहीं मतलब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये लोग का ग्रुप्स ओन 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया, 5 इन UK, 2 in Europe, and also has set a manufacturing facility in China in a joint venture with चेरी ऑटोमोबाइल्स। तो चेरी ऑटोमोबाइल्स एक चाइना की कंपनी है, तो उस हिसाब से लोग ने ये कर रहे हैं मर्ज करके एज एन जॉइंट वेंचर, यानी पार्टनरशिप में ये लोग उधर भी एक अपनी फैसिलिटी खोल रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि ये लोग के हर एक कंट्री में ये लोग एटलीस्ट ऑपरेट करने का सोच रहे हैं, एज इन फैसिलिटी बनाने का सोच रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्ट कम भी हो जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है। ठीक है। इट ऑल्सो ऑपरेट्स वेरियस R&D सेंटर्स फ्रॉम UK, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है। अभी एक्विजिशन की बात करते हैं। एक्विजिशन पे लोग ने क्या क्या किया है,
टाटा मोटर्स जो TAM है वो टाटा मोटर्स एक्वायर 27% स्टेक इन फ्राइट टाइगर इन FY 2024 फॉर 150 करोड़ Fleet Edge plus Fight Tiger to provide an end-to-end solution by integrating the truck and trip ecosystem. In the next 2 to 3 years, Tata Motors plans to invest an additional 100 crore and buy out other investments by FY 29. तो ये लोग को जो लगा ट्रक का बिजनेस है ना, वो सब के लिए भी ये लोग और भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है. एक्सपेंशन देखो, एक्सपेंशन आज नहीं तो कल हर एक कंपनी सोचती है, खासकर ऐसी जो बड़ी कंपनीज होती है, टाटा की, रिलायंस की, अदानी की, बिरलाज, वो सब लोग सोचते हैं तभी ये लोग इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाए और इतने सारे बिजनेसेस खड़ा कर पाए. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखो नंबर्स हम लोग देखेंगे तब समझ में आएगा, ये जब एक्विजिशन होगा, एक्सपांशन होगा, तब होगा. ठीक है, अभी हम लोग को नंबर्स में क्या दिखता है हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे. IP ऑफ टाटा टेक्नोलॉजी भी ये लोग ने इधर दिया गया है, आप वो जाके पढ़ सकते हो. इतना मेरे को उसके अंदर अभी फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, नंबर्स पे आके देखते हैं हम लोग. नंबर्स पे अगर हम लोग पहले प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे, तो यहाँ पर अगर देखेंगे प्रोज पे, तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ 93.1% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर्स. ठीक है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 2.5% इट्स बुक वैल्यू, कम टैक्स रेट सिम्स लो, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स. 3 साल में लगभग 4% की होल्डिंग्स प्रमोटर्स ने डिक्रीज कर दी है. ये कहीं ना कहीं कौन है जो कि एक्चुअल मतलब वैलिड कौन है जिसको मैं कहूँगा, क्योंकि प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इतनी अच्छी बात नहीं होती है. ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये एनुअल रिजल्ट्स. डायरेक्टली मैं एनुअल रिजल्ट्स पे जाता हूँ. एनुअल रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, तो जैसे कि हम लोग ने देखा कि जुलाई 2020-21 का मतलब सॉरी मार्च 2020-21 से हम लोग पिछले 5 साल का डेटा देख लेते हैं. तो सेल्स देखेंगे तो मार्च 20 में 2,61,000 करोड़ की सेल थी. अभी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, 4,37,000 करोड़ की. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक्सपेंस भी देखेंगे, यहाँ पर एक्सपेंस 2,43,000 करोड़ का था, यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ के 3,80,000 करोड़ के आसपास हो गया. ठीक है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर बुरा नहीं है. ऑब्वियसली सेल्स बढ़ा तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो 7% था, यहाँ पर ये बढ़ के 14% हो गया. ये भी अच्छी बात है. ठीक है, अदर इनकम यहाँ पर 102 करोड़ की थी, यहाँ पर अदर इनकम बढ़ के लगभग 5,500 करोड़ की हो गई है. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि भाई क्यों अदर इनकम ज़्यादा हुई है. ये सब हम लोग को पता चलता है जब हम लोग प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं. ये जो भी हम लोग जो इसके अंदर मैं जो रिसर्च करता हूँ और जो भी मैं वीडियो में बताता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कहीं ना सिर्फ 5% की रिसर्च होती है. बाकी जो भी 90% का रिसर्च है, जब मैं कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ तो वो लिटरली मैं एनुअल स्टेटमेंट जाके रीड करता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं रिसर्च करता हूँ, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कौन कॉल्स क्या है, वो सब कुछ मैं रिसर्च करता हूँ. वो सब कुछ अगर आपको एनालिसिस करना सीखना है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं एक डिटेल में वीडियो उसका लाने की कोशिश करूँगा. बट ये बात याद रखना कि वो वीडियो बड़ा हो सकता है, मतलब 2-3 घंटे का वीडियो भी हो सकता है. ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं. मार्च 2020 में ये लोग का जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव था, 12,000 करोड़ नेगेटिव था. बट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे मार्च 2024 में 31,000 करोड़ प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव में आ गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर यहाँ पर दिखता हुआ बन रहा है. ठीक है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो 10 साल के हिसाब से सेल्स ग्रोथ 7% की थी, 5 साल के हिसाब से 8% थी, और 3 साल के हिसाब से 21% थी. ठीक है, और लास्ट 12 महीने का अगर हम लोग देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ 5% के हिसाब से बढ़ी है, जो कि इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नंबर नहीं है. ठीक है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 10 साल के हिसाब से 8% है, 5 साल के हिसाब से 93%, 3 साल के हिसाब से 128, और लास्ट 12 महीने के हिसाब से 58% की ग्रोथ है. स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो 2% था 10 साल पे, और फिर उसके बाद 5 साल पे 33%, 3 साल पे 10%, और पिछले 1 साल में -21%, जो कि अगेन एक इतना अच्छा नंबर नहीं है. रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, 9, 6, 15, और फिर लास्ट ईयर के हिसाब से 49. लास्ट ईयर का नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट 3 साल के हिसाब से भी नंबर एक ठीक ठाक है, और उसके पहले वाले नंबर्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कम से कम रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से 25% के आसपास होना चाहिए. एक तब भी ज़्यादा एटलीस्ट कुछ नहीं तो भी 18-20 तो होना ही चाहिए, तब भी एक कहीं ना कहीं एक अच्छा नंबर होता है, और उससे हम लोग को समझ में आता है कि कंपनी कितने एफिशिएंटली अपने इक्विटी के हिसाब से रिटर्न कमा पा रही है. ठीक है, यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं. बैलेंस शीट पे हम लोग को और इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी. रिजर्व्स की बात करेंगे तो 2020 में रिजर्व्स थे 62,359 करोड़ के. अभी सितंबर 2024 के हिसाब से अगर हम लोग रिजर्व्स देखेंगे तो 100 मतलब 1 लाख करोड़ के रिजर्व्स ये लोग के पास हो चुके हैं.
बोरिंग्स की बात करेंगे तो 1,24,000 करोड़ की बोरिंग्स थी, वो घटकर 1,06,000 करोड़ की बोरिंग्स हो गई है। तो रिजर्व्स तो काफ़ी तेज़ी से बढ़े, ठीक है, रिजर्व्स ये लोग ने मतलब 38,000 करोड़ के रिजर्व्स जोड़ दिए। बट जहाँ पर बोरिंग्स घटाने की बात आई है, बोरिंग्स इतना तेज़ी से ये लोग घटा नहीं पाए हैं, ठीक है, सिर्फ 18,000 करोड़ की बोरिंग्स कम हुई है। बट अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर 2 का था, क्योंकि ये लिटरली बोरिंग्स जो है वो रिजर्व्स के मुकाबले 2 गुना थी, ठीक है। बट यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो 1.05 1.06 का है, जो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर डिस्कस करा था। यहाँ पर ये 1.05, यहाँ पर जो हम लोग ने डिस्कस करा था वो, क्योंकि ये इजी कैलकुलेशन है, 100 करोड़ में 105 करोड़ है, तो मतलब इजी कैलकुलेशन 1.05, ठीक है, मतलब मेरा मैथ इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके अंदर पता चलता है कि कंपनी कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है वो लोग के बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। तो 2020 में 35,000 करोड़ के आसपास था, अभी कहीं ना कहीं 15,500 करोड़ के आसपास है। डेफिनेटली कम हुआ है, बट 15,500 करोड़ भी कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। तो ये भी, इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर सकते हैं कंपनी का, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना, पहले बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ था 3,20,000 करोड़ का, अभी जो बैलेंस शीट है वो 3,90,000 करोड़ की हुई है। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस शीट, जिस हिसाब से जो आपकी बैलेंस शीट बड़ी होनी चाहिए, मतलब ग्रो होनी चाहिए, वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं हो रही। जैसे कि आप देखोगे, यहाँ पर देखो, 2018 में 3,27,000 करोड़ की थी, ठीक है, यहाँ पर गिर के 3,20,000 करोड़ हो गई, यहाँ पर 341 हो गई, फिर 329 हो गई, ठीक है, फिर 369 हो गई। तो ये थोड़ा सा ना नंबर, बैलेंस शीट मतलब इतनी एक्सपांड नहीं हो रही है, मतलब बहुत वोलेटाइल हो रही है बैलेंस शीट के, एसेट्स कभी ज़्यादा आ जा रहे हैं और फिर उसके हिसाब से लाइबिलिटी आ रही है, तो वो थोड़ा सा है ना डामाडोल लग रहा है। बट ये इतना इतना ज़्यादा भी कंसर्निंग नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब अगर आप ऊपर ऊपर से कंपनी को अगर सिर्फ असेस करो तो इतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। बट आपको ये चीज़ भी डेफिनेटली देखनी चाहिए कि जैसे कि बोरविंग्स हो गया, रिजर्व्स हो गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ये सब चीज़ पे तो डेफिनेटली आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कंपनी का एनालिसिस जब भी हम लोग करते हैं तो। कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। 2020 में कैश फ्लो स्टेटमेंट था लगभग 27,000 करोड़ का पॉजिटिव, अभी वो 68,000 करोड़ का हो गया है पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। लगभग 2.5% के आसपास का कैश फ्लो में इंक्रीज तो आया हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे तो -33 करोड़ का था, और अभी ये -22 करोड़ का है। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूजुअली आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बाहर डालते हो तो माइनस में ही दिखता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो 3,400 करोड़ के आसपास का था पहले 2020 में, और अभी -37,000 करोड़ का है। बट ओवरऑल कैश फ्लो की बात करेंगे तो पहले 3,000 करोड़ नेगेटिव था, और इस बारी मतलब एटलीस्ट पिछले साल के डेटा के हिसाब से 8,200 करोड़ के आसपास का पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, ठीक है। रेशियोज़ की बात कर लेते हैं, रेशियोज़ पे हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेशियोज़ की बात करेंगे तो 2020 में डेटर डेज, यानी कि आप आपने जिससे माल लिया है, मतलब सॉरी, आपने जिसको माल दिया है वो बंदा आपको कितने दिन में पैसे दे रहा है। तो 2020 में आपको आपके डीलर से पैसा आता था 16 दिन में, अभी आपको डीलर से 14 दिन में पैसे आ रहे हैं। इन्वेंट्री डेज में 82 डेज़ की पहले इन्वेंट्री थी, अभी 64 डेज़ की इन्वेंट्री है। तो इससे ये पता चलता है कि आप 2 महीने के अंदर ही अपना माल जो है वो आप बेच दे रहे हो। पहले आपको 2.5 महीने 2.25 महीने लगते थे, तो अभी 2 महीने लग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा नंबर है। डेज पेबल की बात करूंगा तो जहाँ पर आपने को आपके सप्लायर को माल देना है, तो पहले आपको 5 महीने लगते थे पैसे देने के लिए, अभी आप लगभग 4 महीने के अंदर ही उसके पैसे जो भी है चुकता कर देते हो। आरओसी की बात करेंगे तो -0 पे था, ठीक है, या माइनस में था, जीरो माइनस, ठीक है। बट यहाँ पर अभी आपका आरओसी बढ़कर 20% का हो गया है। तो डेफिनेटली वो आरओसी मतलब अगर हम लोग देखेंगे, पिछले पिछले बार इतना अच्छा आरओसी 2015 में था, तो 10 साल के हिसाब से या 9 साल के हिसाब से, क्योंकि ये पिछले साल तक का डेटा है, तो 9 साल के हिसाब से इसका आरओसी तभी ऑल टाइम हाई पर था, ठीक है। अगर हम लोग कुछ और डिटेल्स देखेंगे यहाँ पर, तो प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। 2020 में प्रमोटर के पास 42% का शेयर था, 42.39% का, ठीक है। 2021 में 46 था, यहाँ पर प्रमोटर ने अपना माल बढ़ाया, ठीक है, यहाँ पर भी 46 था। 46 से अभी आप देखोगे दिसंबर 2024 में 9 महीने में, मतलब 3 क्वार्टर में ही इतना ज़्यादा कम हो गया। 3 क्वार्टर में जितना, जैसे जो अभी स्टॉक प्राइस जैसे गिर रहा है, वह उसी टाइम पे प्रमोटर ने भी अपनी स्टेक बेची है 4% के आसपास, 3.5 4%। अभी देखो, प्रमोटर अपना माल बेच रहा है, इसके अंदर कोई नेगेटिव बात भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रमोटर को भी कभी ना कभी पैसे चाहिए होंगे, वो अपना माल बेचेगा, ठीक है। बट ये देखना है कि वो प्रमोटर का माल बेचा तो खरीदा किसने, वो चीज़ बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तभी एफ के पास 13% का स्टेक था और अभी ये लोग के पास 18.5% का स्टेक है। तो अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो डेफिनेटली एफ ने 4% 4.5% का माल बढ़ाया है। लेकिन जहाँ पर से प्रमोटर ने अपना माल बेचा था वहाँ पर से तो एफ ने भी अपना माल बेचा है। यहाँ पर प्रमोटर्स ने 3.5% माल बेचा कुछ, और यहाँ पर एफ ने कुछ आधा आधा परसेंट माल बेचा। तो मतलब ऑलमोस्ट 4% माल बिका है। तो अभी अगर एफ ने भी बेचा है, प्रमोटर्स ने भी बेचा है, तो डी ने तो खरीदना चाहिए ना। अगर 2020-21 के हिसाब से भी देखेंगे तो डी के पास 12% था, अभी डी के पास 16.5% है, मतलब 4% 4.5% तो वो लोग ने भी खरीदा है। बट जो हम लोग पिछले साल के हिसाब से या मार्च के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर डी ने सिर्फ 5% खरीदा है। ठीक है, और वो भी 5% लोगों को खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डी तो म्यूचुअल फंड है ना। मतलब देखो, आप देखो इस पर आप चेक करोगे, आपके जितने भी म्यूचुअल फंड है, अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स ने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आप पैसे डाल रहे हो, तो लार्ज कैप में आपको मतलब आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर को झक मरा के टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी तो खरीदनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँ कि कंपनी अच्छी है बुरी है, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि वो डी का जो इधर 0.5% या हाँ 0.5% जो भी स्टेक है, वो कहीं ना कहीं उससे भी बड़ा होगा। ये सिर्फ इसके लिए नहीं बड़ा है कि एफ ने बेचा है और प्रमोटर्स ने बेचा है तो जाके डी ने खरीदा है। क्योंकि अगर वैसा होता तो ये जो गैप है, तो ये 16.5 से ये जो यहाँ पर जो 4% का 3.5% का गैप है, ये यहाँ पर एटलीस्ट 2-2.5% का गैप तो इधर फिल होना चाहिए था। ठीक है, मतलब 16% से बढ़कर कम से कम ये 18% 18.5% होना चाहिए था। बट ये नहीं हुआ, तो ये किसने खरीदा? पब्लिक ने। 18.5% से भी कम का माल था, अभी लगभग 22% का माल है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक खरीद रही है। पहले आप देखोगे नंबर ऑफ इन्वेस्टर 46,000 सिर्फ इन्वेस्टर थे, अभी कहीं ना कहीं 46 लाख इन्वेस्टर थे, अभी कहीं ना कहीं 65 लाख इन्वेस्टर हो गए। तो ऑलमोस्ट 19 लाख इन्वेस्टर पिछले 9 महीने में एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बुरी बात है। ठीक है, मतलब इन्वेस्टर ज़्यादा आ रहे, पब्लिक ज़्यादा इन्वेस्ट करे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट आप देखोगे कि प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं, एफ अपना माल बेच रहे हैं, और डी उतना एग्रेसिवली खरीद नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बुरी बात है। इसीलिए आप देखोगे कि स्टॉक भी उतना तेज़ी से, मतलब कितना तेज़ी से नीचे गिर रहा है, क्योंकि पब्लिक बाय करने पे स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। बड़े प्लेयर्स एफ डी प्रमोटर्स या बड़े जो एच लोग रहते हैं वो लोग अगर खरीदेंगे तब जाके स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। आपके और मेरे जैसे पब्लिक ने पैसा खरीदने पर कभी भी स्टॉक प्राइस इतना ऊपर नहीं जाएगा। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो अभी अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ ना, तो मुझे ये बहुत ही एवरेज फंडामेंटल्स लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मतलब क्योंकि अगर हम लोग आप अगर ये भी जाके देखोगे ना, ये यहाँ पर पीपीटी पढ़ना है, जनवरी 2025 का कॉन कॉल का पीपीटी है ना, ये पढ़ना है या रिकॉर्डिंग सुनना, आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई कंपनी कितना फ़िलहाल स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, JLR का ये लोग का सेल्स नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से लोग के स्टॉक प्राइसेस गिरते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे फ़िलहाल। जैसे कि मैंने बताया, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, इस लेवल पे अगर आके कहीं ना कहीं अगर कंसोलिडेट करता है, ठीक है, और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं अगर मार्केट में, मतलब अभी 1-2 महीने में तो मुझे लगता है कि जो मार्च अभी आ ही जाएगा, तो मार्च में जब ये होगा, क्या बोलते हैं, जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, और अगर कहीं ना कहीं वहाँ पर इस एक क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे मार्च अप्रैल में, एटलीस्ट उतने बुरे नहीं आएंगे जितने बुरे पिछले क्वार्टर में थे, तो कहीं ना कहीं फिर मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ। अगर वो जो ट्रेंड है रिजल्ट का, जैसे मान लो कि यहाँ पर 200 करोड़ की लॉस हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। 200 करोड़ का लॉस हो गया, फिर 400 करोड़ का लॉस हो गया, ठीक है, पहले क्वार्टर में, फिर दूसरे क्वार्टर में, क्वार्टर 3 में मान लो 800 करोड़ का लॉस हो गया सीधा। अभी क्वार्टर 4 में मान लो ये लोग का लॉस हुआ है, बट सिर्फ 100 करोड़ का लॉस हुआ है। तो जितना लॉस ये लोग इन सब क्वार्टर में कर पा रहे थे, उतना लॉस ये लोग ने इस क्वार्टर में नहीं किया, या एटलीस्ट ये लोग ने 10 करोड़ सिर्फ पॉजिटिव क्लोज कर दिया। मतलब मैं टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी का एग्जांपल की एक कंपनी का एनालिसिस करते हो क्वार्टर में क्या डिफरेंस आया तो देखता हूँ मैं। तो 10 करोड़ का भी मतलब एटलीस्ट पिछले 3 रिजल्ट जितना बुरा नहीं था। ठीक है, बट और फिर ऊपर से स्टॉक प्राइस भी यहाँ पर मुझे एक अच्छे कंसोलिडेशन कर रहा है, या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर लिया, तो वहाँ पर मैं थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी लेके घुस सकता हूँ, मतलब 10% 20% क्वांटिटी लेके मैं घुस सकता हूँ। फिर उसका जैसे जैसे थोड़ा सा क्वार्टर में रिजल्ट्स मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे,
और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे लेवल्स भी अच्छे दिख रहे हैं, तो मैं और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं कि मैं 100 क्वांटिटी डायरेक्टली ले लिया या 100% क्वांटिटी ले लिया डायरेक्टली और वो 600 का प्राइस सीधा गिर के 500 हो गया, तो मेरा 100% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा मान लो 600 पे मैंने 20 क्वांटिटी ले लिया या 20 शेयर ले लिया, फिर 630 पे आके मान लो 625 पे आके मैंने और 20 क्वांटिटी ले ली है, और तब तक 4-5 महीने हो गए, 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, वापस कंपनी टर्न अराउंड कर रही है। तो ऑब्वियसली टर्न अराउंड करी तो सिर्फ आप और मैं ही थोड़ी ना स्टॉक लेंगे, और भी बहुत लोग लेंगे। तो मान लो प्राइस बढ़ के 700 750 हो गया, तो मैं और 40 क्वांटिटी ले लूँगा। फिर उसके बाद और एक क्वार्टर निकल गया और रिजल्ट तो बहुत ही तगड़े आ गए, तो जो बची हुई 10 क्वांटिटी मैं तभी भले से 800 850 के भाव पे लूँगा तो भी चलेगा। लेकिन जो मेरी 50 क्वांटिटी रहेगी उसका एवरेज 620 के आसपास रहेगा। ठीक है, जो बाकी 40 क्वांटिटी रहेगी वो मैंने 800 के आसपास लिया है, तो ये 90 क्वांटिटी का एवरेज मेरा 700 750 होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। और 10 क्वांटिटी है जो मैंने 800 के भाव के ऊपर लिए, 800 के प्लस के ऊपर लिए, तो ऑन एन एवरेज मेरी जो पूरी 100 की 100 क्वांटिटी उसका 800 रुपये से ऊपर तो रहना नहीं चाहिए मेरा एवरेज प्राइस। और 800 रुपये तक अगर मतलब मैंने लास्ट बाइंग की है, मतलब उसके बाद भी और बहुत लोग रहेंगे जो लोग बाइंग करेंगे, तो स्टॉक प्राइस डेफिनेटली 1000 तो जा ही सकता है, या 1200 भी जा सकता है। अगेन मैं सिर्फ टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक प्राइस कम से कम 1200 या 1000 तक तो जाएगा ही। और अगर मैं 100 क्वांटिटी लिया तो डेफिनेटली उसके बाद तो मेरे को फ़ायदा हो गया ना। तो वो भी चीज़ देखना चाहिए, मतलब 20,000 का फ़ायदा हो रहा है ना, 200 रुपये अगर मैं निकाल रहा हूँ ऑन एन एवरेज 100 क्वांटिटी के ऊपर, तो 20,000 का तो फ़ायदा वैसे ही हो गया मुझे। वैसे वैसे सब चीज़ें भी देखनी चाहिए। तो इसके लिए कभी भी मैं हमेशा एंट्री एग्जिट बताता हूँ, या कोई भी वीडियो में जब मैं डिस्कस करता हूँ तो मैं हमेशा यही बताता हूँ कि थोड़ा थोड़ा एंट्री लेना है। मतलब अगर आपको 100 रुपये का माल खरीदना है तो आप पहले 20 रुपये का लो, फिर और 20 रुपये का लो, फिर 50 रुपये का लो, फिर 10 रुपये का लो, या जो भी अपनी स्ट्रैटेजी बना के उस हिसाब से लेना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल ये मुझे इतना मेरे रडार में नहीं लग रहा है ये स्टॉक, ना मैं इसको बाई करने के इसमें अभी फ़िलहाल मूड में हूँ। होल्ड किया, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने वॉच लिस्ट में भी इसको फिलहाल रखूँगा। एटलीस्ट मैं वेट करूँगा मार्च अप्रैल का जब ये एनुअल रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या न्यूज़ आती है, क्या समझ में आता है, क्या डेटा मिलता है हम लोग को, उसके बाद ही मैं कहीं ना कहीं इसको मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचूंगा। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो जब तक मैंने जो ये मेरे ये वाले जो लेवल्स है, ये वाले लेवल्स का अगर ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये वाला लेवल अगर मैं इसको अच्छे से अगर बता दूँ, तो ये वाला जो लेवल जो कि 815 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट स्विंग हाई है, तो अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं कम से कम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं इसके अंदर एंट्री नहीं बनाऊंगा। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन देख के बना सकता हूँ अगर वो लेवल अच्छे से ब्रेक होता है तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।